ये संक्षेप अनुशासित जीवन के 8 जापानी नियम किताब के बारे में है। इस किताब में आप जानेंगे इकिगाई के बारे में, यानी अपनी जिंदगी का वो मकसद कैसे ढूंढें जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह दे। आप सीखेंगे शोशिन के बारे में, यानी हमेशा एक शुरुआत करने वाले की तरह सीखने का नजरिया कैसे अपनाएं। काइज़ेन का रहस्य, यानी रोज छोटे छोटे सुधार करके बड़ी सफलता कैसे हासिल करें। और गनबारू की ताकत, यानी मुश्किलों में भी बिना हार माने अपनी पूरी जान लगा देने का जज्बा। आप ये भी जानेंगे कि गामान का सिद्धांत क्या है, यानी दर्द को शांति से कैसे सहें। वाबी साबी की खूबसूरती, यानी अधूरी चीजों में सुंदरता कैसे देखें। हारा हाची बू का नियम, यानी थोड़ा कम खाकर कैसे एक सेहतमंद जीवन जिएं। और शिनरिन योकू, यानी प्रकृति के साथ फिर से जुड़कर अपने मन को शांत कैसे करें। बुक हिंदी पर हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने किताबों की सबसे महत्वपूर्ण सीख आसान भाषा में प्रस्तुत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी रात की खामोशी में खुद से एक सवाल पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी सही दिशा में जी रहा हूं? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी कभी हमें सोने नहीं देता। हम सुबह से रात तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन किस ओर, किस लिए? जिंदगी एक दौड़ बन गई है, एक ऐसी दौड़ जहां जीतने वाले को भी सुकून नहीं मिलता। हर दिन एक अलार्म की आवाज से शुरू होता है और थकान की खामोशी में खत्म हो जाता है। हम सोचते हैं बस थोड़ा और आराम, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और खुशी, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। क्या आपने कभी किसी बुजुर्ग जापानी व्यक्ति को देखा है जो शांत और स्थिर है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है, जैसे वो हर पल में जी रहा हो। कोई जल्दी नहीं, कोई शिकायत नहीं, जैसे उसे पता हो कि वो कौन है और कहां जा रहा है। ऐसे ही लोगों से जापानी जीवन शैली की वो कला निकली जिसे दुनिया अनुशासन कहती है, लेकिन जापानी इसे जीवन की सुंदरता मानते हैं। इस किताब में हम एक एक करके उन 8 जापानी सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपकी दिनचर्या पर असर डालेंगे, बल्कि आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपके रिश्तों पर भी एक गहरी छाप छोड़ेंगे। कल्पना कीजिए कि अगर आपको हर सुबह उठने की एक वजह मिल जाए, एक ऐसा मकसद जिसके बारे में सोचने भर से आपके अंदर से ऊर्जा का सैलाब फूट पड़े, या जब कोई समस्या आए तो आप गुस्सा ना हो बल्कि मुस्कुरान के साथ उसका सामना करें, या जब आप कुछ नया सीखें तो अपने अहंकार को एक तरफ रखकर एक बच्चे की तरह उस सीख को अपनाएं, तो क्या जिंदगी थोड़ी आसान नहीं हो जाएगी? लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। इस रास्ते पर आपको खुद से टकराना होगा, अपनी आदतों से, अपने आलस से, अपनी नकारात्मक सोच से। कभी आपको अपने आराम से समझौता करना होगा, कभी आपको खुद से कहना होगा बस बहुत हुआ, अब मुझे बदलना है। क्योंकि जो अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है वही सच में आजाद है। जापानियों ने यह रहस्य सदियों पहले समझ लिया था। वो जानते थे कि बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतरी स्थिरता। हर सिद्धांत, चाहे वो इकिगाई हो या काइज़ेन, सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक दर्शन है। ये सिद्धांत सिखाते हैं कि कैसे आप छोटी छोटी चीजें बदलकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं, और कैसे आप जिंदगी के हर पल में एक गहराई महसूस कर सकते हैं। ये किताब एक आम इंसान की तलाश से शुरू होती है, एक ऐसी तलाश जिसमें वो अपने दिन का मतलब, अपनी असफलताओं की वजह और अपने थकान की जड़ ढूंढ रहा है, और धीरे धीरे वो एक नए रास्ते पर चलना शुरू करता है। एक ऐसा रास्ता जो शायद मुश्किल है, लेकिन जो आत्मा को शांति देता है। एक ऐसा रास्ता जो आपको सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि सच्चा बनाता है। तो अगर आप भी खुद से मिलने के लिए तैयार हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन सिर्फ जिया न जाए बल्कि महसूस किया जाए, तो इस सफर में आपका स्वागत है। चलिए पहला कदम उठाते हैं। नियम 1, इकिगाई, मकसद। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी भी सो रहा था, लेकिन जापान के तट पर एक छोटा सा गांव जाग चुका था। एक बूढ़ा आदमी लगभग 90 साल का अपने छोटे से बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक चमक थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी हरकतों में एक स्थिरता थी। वो आदमी हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, ग्रीन टी बनाता, बगीचे में काम करता और फिर पास की पहाड़ी पर जाकर सूरज को सलाम करता। हर दिन बिना एक भी छुट्टी के, कई दशकों से।
लोग पूछते, आप इस उम्र में ये सब कैसे कर लेते हैं? वो बस मुस्कुराता और एक शब्द कहता, इकिगाई। इकिगाई एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लगता है जैसे किसी ने आपके दिल की गहराई को छू लिया हो। इसका कोई एक शब्द में मतलब नहीं है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर होता है। कल्पना कीजिए कि अगर आपके पास हर सुबह उठने की एक वजह हो, एक ऐसी वजह जो नींद से ज्यादा जरूरी लगे, जो अलार्म से पहले आपकी आंखें खोल दे और जो थकान में भी मुस्कुराने की ताकत दे। लेकिन हम में से बहुतों के पास वो वजह नहीं है। हम दिन गुजारते हैं लेकिन जीते नहीं। हम कमाते हैं लेकिन खुश नहीं होते। हम रिश्तों में हैं लेकिन जुड़ाव महसूस नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना इकिगाई खो दिया है। वो वजह जो हमें खुद से जोड़ती थी, जो हमें ये महसूस कराती थी कि हम क्यों हैं और किस लिए हैं। बचपन में हर किसी का एक सपना होता है। कोई अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता है, कोई गायक, कोई वैज्ञानिक। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, डर आने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, और धीरे धीरे वो इकिगाई धुंधला हो जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इकिगाई सिर्फ जुनून है, लेकिन नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपके दिल की पुकार है। वो काम जिसे आप बिना थके कर सकें, जो आपको पैसे से ज्यादा संतुष्टि दे, जिससे दुनिया का भी कुछ भला हो, और जो आपको एक मतलब दे। इकिगाई कोई विलासिता नहीं है, ये एक जरूरत है। और अगर आज आप बेचैन हैं तो शायद इसकी कमी की वजह से हैं। जैसे ही आप अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं और पूछते हैं कि मैं कौन हूं, मुझे क्या पसंद है, मैं किस काम में खो जाता हूं, तो अंदर से एक धीमी आवाज आती है। वही इकिगाई की शुरुआत है। और दिलचस्प बात यह है कि इकिगाई एक बार में नहीं मिलता। ये एक सफर है, एक रास्ता है जो आपको खुद ढूंढना पड़ता है। और जब आप उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो दुनिया की हर समस्या छोटी लगने लगती है। आपका काम आपकी पूजा बन जाता है। आपकी जिंदगी को एक मतलब मिल जाता है। और फिर आप भी उस 90 साल के बूढ़े आदमी की तरह मुस्कुरा सकते हैं, बिना थके, बिना शिकायत किए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्यों जिंदा हैं। अगर आज आप खुद को खो चुके हैं, अगर आपकी सुबहें बेमतलब लगती हैं, अगर दिन एक बोझ बन गए हैं, तो रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा इकिगाई क्या है? हो सकता है आपको पहली बार में जवाब ना मिले, लेकिन हर दिन वो सवाल पूछते रहिए और फिर देखिए कि कैसे जिंदगी खुद एक जवाब बनकर आपके सामने आने लगती है। इकिगाई आपकी कहानी को एक नया अध्याय देता है, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप खुद को फिर से पाते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे दिल के साथ और पूरी जिंदगी के साथ। नियम 2, शोषण मानसिकता। एक बार एक नौजवान एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास डिग्रियां थीं, किताबों का ज्ञान था और वो दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब जानने का दावा करता था। उसने गुरु से कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है, कोई शांति नहीं, कोई स्थिरता नहीं। गुरु मुस्कुराए और कहा, चाय पियो। लड़के ने चाय के कप को देखा, लेकिन गुरु कप भरने के बाद भी चाय डालते रहे। चाय छलक कर बाहर गिरने लगी। लड़के ने हैरानी से कहा, कप भर गया है? गुरु ने कहा, इस कप की तरह तुम भी पहले से ही भरे हुए हो। जब तक तुम खाली नहीं होगे, तुम कुछ नया नहीं सीख सकते। यही है शोषण, एक ऐसी मानसिकता जो सिखाती है कि आप चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ गए हों, सीखने के लिए हमेशा एक शुरुआत करने वाले की तरह खुले रहना चाहिए। आज हम एक युग में जी रहे हैं जहां जानकारी हर तरफ है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई विशेषज्ञ है, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने से बंद कर लिया है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही मानसिकता विकास को रोक देती है। शोषण हमें उस मानसिक स्थिति में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद कीजिए वो समय जब सब कुछ नया लगता था, हर सवाल सच्चा था और हर गलती एक सबक थी। तब कोई अहंकार नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा और आश्चर्य था। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या वो आश्चर्य कहीं खो गया है? हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तो असली दरवाजा खुलता है। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और हमारी गलतियों से होता है। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी आप
आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को अपने अभिमान से, अपने निर्णयों से और अपने पिछले ज्ञान से खाली करना होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर बातचीत, हर दिन, हर काम को एक नए नजरिए से देखें तो जिंदगी कितनी ताजा लगेगी। आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर गलती एक अवसर बन जाएगी और हर छोटा काम सार्थक लगेगा। शोषण का मतलब है खुद को एक शुरुआत करने वाला समझना, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। ये मानसिकता आपको कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाती है। ये आपके अंदर के अहंकार की दीवार को तोड़ती है और एक सच्चे छात्र को जगाती है। जब कुछ मुश्किल लगे तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं या मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे ये पता है। यही एक बंद मानसिकता और एक शोषण मानसिकता के बीच का अंतर है। और जब आप शोषण को अपनाते हैं तो आप एक कक्षा में छात्र नहीं रहते, आप जीवन के छात्र बन जाते हैं। हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस मानसिकता के साथ आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप विनम्र होते हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं और यही आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। क्योंकि असली ज्ञान तब होता है जब आप जानते हैं, फिर भी आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको और भी बहुत कुछ सीखना है। शोषण वो जादू है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है, धीरे धीरे, शांति से और स्थायी रूप से। तो क्या आप फिर से एक शुरुआत करने वाले बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी उसमें कुछ नया डाल सके? अगर हाँ, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। नियम 4, शोषण आपकी कहानी को एक नया अध्याय देता है। एक ऐसा अध्याय जिसमें आप खुद को फिर से पाते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे दिल के साथ और पूरी जिंदगी के साथ। नियम 2, शोषण मानसिकता। एक बार एक नौजवान एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास डिग्रियां थीं, किताबों का ज्ञान था और वो दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब जानने का दावा करता था। उसने गुरु से कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है, कोई शांति नहीं, कोई स्थिरता नहीं। गुरु मुस्कुराए और कहा, चाय पियो। लड़के ने चाय के कप को देखा, लेकिन गुरु कप भरने के बाद भी चाय डालते रहे। चाय छलक कर बाहर गिरने लगी। लड़के ने हैरानी से कहा, कप भर गया है। गुरु ने कहा, इस कप की तरह तुम भी पहले से ही भरे हुए हो। जब तक तुम खाली नहीं होगे, तुम कुछ नया नहीं सीख सकते। यही है शोषण, एक ऐसी मानसिकता जो सिखाती है कि आप चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, सीखने के लिए हमेशा एक शुरुआत करने वाले की तरह खुले रहना चाहिए। आज हम एक युग में जी रहे हैं जहां जानकारी हर तरफ है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई विशेषज्ञ है, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने से बंद कर लिया है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही मानसिकता विकास को रोक देती है। शोषण हमें उस मानसिक स्थिति में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद कीजिए वो समय जब सब कुछ नया लगता था, हर सवाल सच्चा था और हर गलती एक सबक थी। तब कोई अहंकार नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा और आश्चर्य था। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या वो आश्चर्य कहीं खो गया है? हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तो असली दरवाजा खुलता है। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और हमारी गलतियों से होता है। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को अपने अभिमान से, अपने निर्णयों से और अपने पिछले ज्ञान से खाली करना होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर बातचीत, हर दिन, हर काम को एक नए नजरिए से देखें तो जिंदगी कितनी ताजा लगेगी। आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर गलती एक अवसर बन जाएगी और हर छोटा काम सार्थक लगेगा। शोषण का मतलब है खुद को एक शुरुआत करने वाला समझना, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। ये मानसिकता आपको कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाती है। ये आपके अंदर के अहंकार की दीवार को तोड़ती है और एक सच्चे छात्र को जगाती है। जब कुछ मुश्किल लगे तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं या मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे ये पता है। यही एक बंद मानसिकता और एक शोषण मानसिकता के बीच का अंतर है। और जब आप शोषण को अपनाते हैं तो आप एक कक्षा में छात्र नहीं रहते, आप जीवन के छात्र बन जाते हैं। हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस मानसिकता के साथ आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप विनम्र होते हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं और यही आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। क्योंकि असली ज्ञान तब होता है जब आप जानते हैं, फिर भी आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको और भी बहुत कुछ सीखना है। शोषण वो जादू है जो
एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है, धीरे धीरे, शांति से और स्थायी रूप से, तो क्या आप फिर से एक शुरुआत करने वाले बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी उसमें कुछ नया डाल सके? अगर हाँ, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। नियम 4, शोषण आपकी कहानी को एक नया अध्याय देता है, एक ऐसा अध्याय जिसमें आप खुद को फिर से पाते हैं, पूरी जागरूकता के साथ, पूरे दिल के साथ और पूरी जिंदगी के साथ। नियम 2, शोषण मानसिकता। एक बार एक नौजवान एक महान बौद्ध गुरु के पास गया। उसके पास डिग्रियां थीं, किताबों का ज्ञान था और वो दुनिया के बड़े बड़े सवालों के जवाब जानने का दावा करता था। उसने गुरु से कहा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है, कोई शांति नहीं, कोई स्थिरता नहीं। गुरु मुस्कुराए और कहा, चाय पियो। लड़के ने चाय के कप को देखा, लेकिन गुरु कप भरने के बाद भी चाय डालते रहे। चाय छलककर बाहर गिरने लगी। लड़के ने हैरानी से कहा, कप भर गया है। गुरु ने कहा, इस कप की तरह तुम भी पहले से ही भरे हुए हो। जब तक तुम खाली नहीं होगे, तुम कुछ नया नहीं सीख सकते। यही है शोषण, एक ऐसी मानसिकता जो सिखाती है कि आप चाहे कितने भी आगे क्यों ना बढ़ गए हों, सीखने के लिए हमेशा एक शुरुआत करने वाले की तरह खुले रहना चाहिए। आज हम एक युग में जी रहे हैं जहां जानकारी हर तरफ है, किताबें, वीडियो, पॉडकास्ट, हर कोई विशेषज्ञ है, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। क्यों? क्योंकि हमने खुद को सीखने से बंद कर लिया है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही मानसिकता विकास को रोक देती है। शोषण हमें उस मानसिक स्थिति में वापस ले जाता है जब हम बच्चे थे। याद कीजिए वो समय जब सब कुछ नया लगता था, हर सवाल सच्चा था और हर गलती एक सबक थी। तब कोई अहंकार नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, सिर्फ जिज्ञासा और आश्चर्य था। अब हम बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या वो आश्चर्य कहीं खो गया है? हर बार जब हम कहते हैं मुझे पता है, तो हम एक दरवाजा बंद कर देते हैं, और जब हम कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं जानना चाहता हूं, तो असली दरवाजा खुलता है। शोषण सिखाता है कि सीखना सिर्फ किताबों से नहीं होता, बल्कि लोगों से, अनुभवों से और हमारी गलतियों से होता है। कभी कभी एक छोटा बच्चा भी आपको जिंदगी का एक बड़ा सबक दे सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को अपने अभिमान से, अपने निर्णयों से और अपने पिछले ज्ञान से खाली करना होगा। कल्पना कीजिए कि अगर आप हर बातचीत, हर दिन, हर काम को एक नए नजरिए से देखें, तो जिंदगी कितनी ताजा लगेगी। आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, हर गलती एक अवसर बन जाएगी और हर छोटा काम सार्थक लगेगा। शोषण का मतलब है खुद को एक शुरुआत करने वाला समझना, चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो। ये मानसिकता आपको कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाती है। यह आपके अंदर के अहंकार की दीवार को तोड़ती है और एक सच्चे छात्र को जगाती है। जब कुछ मुश्किल लगे तो खुद से पूछें, क्या मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं या मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे ये पता है। यही एक बंद मानसिकता और एक शोषण मानसिकता के बीच का अंतर है। और जब आप शोषण को अपनाते हैं तो आप एक कक्षा में छात्र नहीं रहते, आप जीवन के छात्र बन जाते हैं। हर गली, हर चेहरा, हर दिन आपको कुछ सिखाने लगता है। इस मानसिकता के साथ आप सिर्फ सफल नहीं होते, आप विनम्र होते हैं, आप जमीन से जुड़े रहते हैं, और यही आपको हर तूफान में स्थिर रखता है। क्योंकि असली ज्ञान तब होता है जब आप जानते हैं, फिर भी आप ये स्वीकार करते हैं कि आपको और भी बहुत कुछ सीखना है। शोषण वो जादू है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाता है, धीरे धीरे, शांति से और स्थायी रूप से। तो क्या आप फिर से एक शुरुआत करने वाले बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन को खाली कर सकते हैं ताकि जिंदगी उसमें कुछ नया डाल सके? अगर हाँ, तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। नियम 4, गनबारू एक ऐसा शब्द है जिसका अनुवाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी जान लगा देना, तब तक कोशिश करते रहना जब तक आत्मा थक ना जाए, और तब भी हार न मानना। गनबारू का मतलब है अपनी हिम्मत के साथ डटे रहना, तब भी जब हालात आपके खिलाफ हों, जब मंजिल दूर हो, रास्ता धुंधला हो और आपके साथ कोई ना हो, तब भी आप चलते रहें। आज की दुनिया में हर कोई सब कुछ तुरंत चाहता है, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत प्रसिद्धि, लेकिन कोई भी सार्थक चीज तुरंत नहीं मिलती। चाहे रिश्ते हों या करियर, चाहे सपने हों या पहचान, हर एक चीज प्रयास मांगती है, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में ही थककर हार मान लेते हैं। गनबारू हमें सिखाता है कि असली जीत वहां होती है जहां हम हारने के बाद भी कोशिश करते रहते हैं, जहां हम थकने के बाद रुकते नहीं हैं, हम थोड़ी देर बैठते हैं और फिर उठकर फिर से चलने लगते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक दौर ऐसा आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। आपका आत्मविश्वास, आपकी प्रेरणा, आपके सपने, सब कुछ बिखरने लगता है। ऐसे समय में सिर्फ 2 रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या हम गनबारू को अपना लें। गनबारू का मतलब है मैं कर सकता हूं, भले ही ये मुश्किल हो, भले ही ये धीमा हो, मैं रुकूंगा नहीं। जब आप अपना पूरा दिल, शरीर और आत्मा किसी चीज में समर्पित कर देते हैं,
तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकते। आपकी निरंतरता आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपके परिणामों को नहीं, आपके सफर को सलाम करने लगते हैं। गनबारू किसी दौड़ को जीतने के लिए नहीं है, ये खुद को साबित करने के लिए है, अपने डर, अपने शंकाओं और अपनी लाचारी को हराने के लिए है। और हाँ, हर बार कोशिश करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार जीतेंगे। कभी कभी आप नहीं जीतते, लेकिन जो आप हासिल करते हैं वो है चरित्र, अनुशासन और एक ऐसी ताकत जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। गनबारू में हारने का डर नहीं है, रुकने का डर है। कोई तुलना नहीं है, प्रतिबद्धता है। हर बार जब आपका हार मानने का मन करे तो खुद से कहें, बस एक और कोशिश, क्योंकि क्या पता अगली कोशिश ही वो हो जो आपकी तकदीर बदल दे। गनबारू एक साधारण इंसान को एक योद्धा बना सकता है, बिना तलवार के, बिना किसी शोर के, लेकिन अंदर से अजेय। तो अगली बार जब जिंदगी आपको नीचे गिराए तो बस एक बार और उठ जाना, क्योंकि कभी कभी जीतने का मतलब सिर्फ चलते रहना होता है। गनबारू, और देखिए कि कैसे आप खुद पर गर्व करना सीखते हैं, क्योंकि आपने हार नहीं मानी और यही सबसे बड़ी जीत है। नियम 5, गामा, सहन शक्ति। वो रात बेहद ठंडी थी, चारों तरफ बर्फ की चादर बिछ गई थी। जापान के एक मंदिर में एक नौजवान लड़का लकड़ी के फर्श पर ध्यान में बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ नीले पड़ गए थे और उसकी सांसें रुक रही थीं। फिर भी उसकी आंखें बंद थीं। वो हिला नहीं, उसने शिकायत नहीं की, उसने सहा, क्योंकि उसे गामान सिखाया गया था। गामान एक जापानी दर्शन है जो सिखाता है कि मुश्किलों को सम्मान के साथ कैसे सहना है। रोना नहीं, शिकायत नहीं करना, दुनिया को ये नहीं बताना कि आप दर्द में हैं, बल्कि उस दर्द को चुपचाप और शांति से सहना और अंदर से और मजबूत बनना। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर दर्द को व्यक्त करना एक फैशन बन गया है। सोशल मीडिया पर हम हर छोटी समस्या को साझा करते हैं। थोड़ा सा तनाव हो तो हम एक स्टेटस डाल देते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो हम पूरी दुनिया को बता देते हैं। हम ये भूल गए हैं कि कभी कभी ताकत चुप रहने में होती है। गामान सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चिल्लाना नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत उस दर्द को महसूस करना, उसे समझना और फिर भी मुस्कुराना होता है। ये कमजोर बनना नहीं है, बल्कि ये वो आंतरिक शक्ति है जो तब दिखाई देती है जब हम बाहर से टूटे हुए होते हैं लेकिन अंदर से फिर भी सीधे खड़े रहते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब ऐसा लगता है कि सब कुछ खो रहा है, जब आपका सबसे करीबी इंसान आपको छोड़ देता है, जब आपका सपना टूट जाता है, जब आप अकेले हो जाते हैं और दुनिया आपको समझना बंद कर देती है। ऐसे समय में गामान आपकी ढाल बन जाता है। यह आपको सिखाता है कि अपने आंसुओं को कमजोरी न समझें, लेकिन उन्हें दुनिया के सामने एक हथियार भी न बनाएं। अपने दर्द को एक घूंट की तरह पी जाएं और उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लें। गामान का मतलब यह नहीं है कि आप कभी थकते नहीं हैं या कभी दुखी नहीं होते। इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि यह समय भी गुजर जाएगा। आप जानते हैं कि इस दर्द में भी कोई मतलब छिपा है, और जब आप इस मानसिकता के साथ जीना शुरू करते हैं तो आप हर तूफान में खड़े रह सकते हैं। लोग सोचते हैं उसने सब कुछ कैसे संभाल लिया, लेकिन वे नहीं जानते कि आपने रातें गंवाई हैं, चुपचाप रोए हैं और फिर खुद को गले लगाकर आगे बढ़ गए हैं। गामान का मतलब है बाहर से शांति और अंदर से आग, बाहर से स्थिरता और अंदर से संघर्ष। आप रो सकते हैं लेकिन अकेले में, आप हिम्मत हार सकते हैं लेकिन अगले ही पल फिर से उठ जाते हैं। जब आप गामान को अपनाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती, क्योंकि अब आपने सिर्फ हालातों से नहीं बल्कि अपने अंदर के दर्द से भी लड़ना सीख लिया है। गामान आपके चरित्र को चट्टान की तरह मजबूत बनाता है। आपका दिल नरम रहता है लेकिन आपकी आत्मा स्टील की तरह हो जाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको उस मोड़ पर लाए जहां सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो बस खुद से एक बात कहें, मैं ये भी सह लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं गामान हूं। और उसी पल आप खुद को एक नई ताकत, एक नए सम्मान और एक नई शांति के साथ फिर से गढ़ते हैं। नियम 6, वाबी साबी, स्वीकारता। एक पुराना मिट्टी का कप था, उसका किनारा टूटा हुआ था, रंग थोड़ा फीका पड़ गया था और उसमें एक पतली सी दरार थी। देखने में वो कप कबाड़ से कम नहीं था, लेकिन जापान में उसे गर्व से एक शेल्फ पर सजाया गया था, क्योंकि उस कप में वाबी साबी था।
तब प्यार मांगता नहीं है, वो समझदार हो जाता है। तब रिश्ते तुलना नहीं करते, वे जुड़ाव बन जाते हैं। और ये स्वीकृति आपके अंदर एक ऐसी शांति लाती है जो किसी थेरेपी, किसी मोटिवेशनल कोट या किसी महंगी छुट्टी से नहीं आती। वो शांति तब आती है जब आप आईने में देखकर खुद से कह सकते हैं, मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, और यही मेरी सुंदरता है। वाबी साबी सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, ये एक नजरिया है। दुनिया को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी डर के, सिर्फ सच्चाई और सादगी से देखने का एक तरीका। तो अगली बार जब आपकी जिंदगी थोड़ी कम परफेक्ट लगे, जब कुछ अधूरा महसूस हो, जब कोई रिश्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे, तो रुकें, मुस्कुराएं और खुद से कहें, ये वाबी साबी है, यही असली सुंदरता है। और फिर आप देखेंगे कि टूटी हुई चीजें भी मुस्कुराने लगती हैं, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि वे योग्य हैं। भले ही वे अधूरी हों, फिर भी वे पूरी हैं। नियम 7, हारा हाचिबू, आत्म देखभाल। शाम का समय था। जापान के ओकिनावा द्वीप के एक छोटे से गांव में लोग धीमी गति से चल रहे थे। उनके चेहरों पर शांति थी, उनकी हरकतों में स्थिरता थी और उनकी आंखों में एक चमक थी। कोई भाग नहीं रहा था, कोई जल्दी में नहीं था। और सबसे खास बात, यहाँ के लोग न केवल 90, 100 और यहाँ तक कि 110 साल की उम्र तक जीते हैं, बल्कि वे पूरी तरह से सक्रिय और ऊर्जावान भी रहते हैं। इन लोगों की जीवन शैली में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना फिट, शांत और संतुलित रखता है? इसका एक रहस्य है, हारा हाचिबू, एक ऐसा सिद्धांत जो हमें सिखाता है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि शरीर और मन का सम्मान करने का एक तरीका है। हारा हाचिबू का मतलब है पेट को सिर्फ 80% तक ही भरना, यानी जब आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो तब भी खाना बंद कर देना, क्योंकि भूख को संतुष्ट करने और पेट भरने के बीच एक महीन लेखा है और वहीं से आत्मनियंत्रण शुरू होता है। अब सोचिए, जब भी आप खाते हैं तो क्या आप सच में अपने शरीर की जरूरतों के अनुसार खाते हैं या आदत, स्वाद और भावना के आधार पर? कई बार हम भूख से नहीं बल्कि बोरियत से खाते हैं, कभी दुख में, कभी गुस्से में, कभी हम बस बिना सोचे समझे खाते रहते हैं। फिर आता है अपराध बोध, फिर थकान, फिर आलस और धीरे धीरे शरीर थक जाता है और मन सुस्त हो जाता है। हारा हाचिबू एक कोमल अनुस्मारक है कि आत्म देखभाल सिर्फ स्किन केयर या जिम के बारे में नहीं है। असली आत्म देखभाल तब होती है जब आप अपने शरीर की सुनते हैं, जब आप जानते हैं कि कितना लेना है और कहाँ रुकना है। ये सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है, ये सिद्धांत हर पहलू पर लागू होता है, भावनाओं में, बातचीत में, काम में। ये कहता है बस उतना ही जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा लेते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हम खुद को खोने लगते हैं। और जब हम संतुलन में रहते हैं तो वो थोड़ापन हमें बहुत कुछ देता है, स्पष्टता, अनुशासन और एक शांत ऊर्जा। हारा हाचिबू सिखाता है कि भूख को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे थोड़ा अधूरा छोड़ना ही असली कला है। क्योंकि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो गहराई में जाने, सोचने, महसूस करने के लिए जगह बनती है। ये सिद्धांत हमारे सामने एक सवाल की तरह खड़ा होता है कि क्या मैं अपनी जरूरतों को समझता हूँ या मैं सिर्फ अपनी आदतों का गुलाम हूँ? जब आप हारा हाचिबू को अपनाते हैं तो आपका खाने का तरीका तो बदलता ही है, लेकिन आपकी सोच भी बदलने लगती है। अब आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप भोजन का सम्मान करते हैं, आप खुद की सुनते हैं, आप खुद से जुड़ते हैं। और यही जुड़ाव असली आत्म देखभाल है। कोई विलासिता नहीं, कोई बाहरी चीज नहीं, बस खुद के साथ एक ईमानदार, अनुशासित और सचेत रिश्ता। हारा हाचिबू आपको याद दिलाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी तृप्ति अधूरेपन में छिपी है। कम खाना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मा के लिए भी आराम है। तो अगली बार जब आपकी थाली में थोड़ा खाना बचा हो, थोड़ी भूख बची हो, तो खुद से कहें, बस इतना ही काफी है। मेरा शरीर मेरा मंदिर है और मैं इसका सम्मान करता हूँ। यही सच्ची देखभाल है, जहाँ आप खुद को सिर्फ भूख से ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में रोकते हैं। शांति वहाँ है जहाँ जरूरत खत्म होती है और आत्मनियंत्रण शुरू होता है। नियम 8, शिनरिन योकू, पुनः जुड़ाव। सुबह सुबह एक जापानी व्यक्ति बिना मोबाइल, बिना किसी प्लान के एक जंगल के रास्ते पर चुपचाप चल रहा था। उसके कदम धीमे थे, उसकी आंखें चारों तरफ फैली हरियाली को देख रही थीं। पत्तियों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और दूर से आती बहती हुई हवा की सांस, सब कुछ उससे बात करता हुआ लग रहा था। वो कुछ सोच नहीं रहा था, कुछ कह नहीं रहा था, वो बस शांत था, उपस्थित था, जुड़ा हुआ था प्रकृति से और शायद खुद से।
यही है शिनरिन योकू, जिसे अंग्रेजी में फॉरेस्ट बाथिंग कहा जाता है, यानी जंगल में नहाना, पानी में नहीं बल्कि प्रकृति में नहाना, खुद को फिर से रीसेट करना। हम में से ज्यादातर लोग डिस्कनेक्टेड हैं और सबसे बुरी बात यह है कि हमें इस डिस्कनेक्शन का एहसास भी नहीं है। हम लगातार स्क्रीन में डूबे हुए हैं, फोन, लैपटॉप, टीवी। हम नोटिफिकेशंस की दुनिया में इतने खो गए हैं कि प्रकृति एक विलासिता लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत परेशान होते हैं और अचानक खुले आसमान में एक पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपका दिल थोड़ा हल्का क्यों महसूस होता है? हवा के बहाव में शांति क्यों छिपी है? बारिश की बूंदें आपको सिर्फ भिगोती ही नहीं बल्कि आपके अंदर कुछ गहरा छू जाती हैं, क्योंकि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। और जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो अंदर एक खालीपन बढ़ने लगता है। शिनरिन योकू उसी खालीपन को भरने की प्राचीन जापानी कला है। ये कहता है, जंगल में किसी लक्ष्य के साथ मत जाओ, बस जाओ और हो जाओ। कोई जल्दी नहीं, कोई समय सीमा नहीं, कोई परिणाम नहीं। बस हर पत्ती को महसूस करो, हर टहनी की सरसराहट को सुनो, अपने चेहरे पर पड़ती सूरज की हर किरण को महसूस करो। आज की तेज जिंदगी में हम लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कॉल्स पर, मैसेजेस पर, लोगों की उम्मीदों पर, लेकिन कभी कभी रुकना, निरीक्षण करना और आत्मसात करना जरूरी होता है। शिनरिन योकू हमें उसी ठहराव की विलासिता देता है। ये कहता है, व्यस्त रहना और जिंदा रहना एक ही बात नहीं है। हर इंसान को हफ्ते में कम से कम एक बार प्रकृति से फिर से जुड़ना चाहिए। एक पेड़ की छाया में बैठना, मिट्टी को अपने हाथों में पकड़ना, घास पर नंगे पैर चलना, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका तंत्रिका तंत्र धीमा हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन संतुलित होने लगती है और आपके दिमाग का वो शोर जो आपको लगातार थकाता है खुद को म्यूट कर लेता है। शिनरिन योकू कोई महंगी थेरेपी नहीं है, कोई उच्च प्रदर्शन तकनीक नहीं है। ये उस जगह पर वापसी है जहां से हम कभी आए थे। वो जंगल, वो नदियां, वो पेड़, वो मांगे, वो हमें नहीं भूले हैं। हम ही हैं जिन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अभी भी वही हैं, हमें बुला रहे हैं, हमें गले लगाने को तैयार हैं। तो अगर आप कभी खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस करें, अगर आपका दिल भारी लगे या अगर आपकी सांसें एक बोझ की तरह लगे, तो किसी पार्क, किसी जंगल या किसी छोटे से हरियाली के टुकड़े पर चले जाएं। आपको खामोशी की जरूरत होगी, शब्दों की नहीं। आपको महसूस करने की जरूरत होगी, सोचने की नहीं। और जब आप लौटेंगे तो आप हल्का, शांत और पूरा महसूस करेंगे, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। शिनरिन योकू कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक पुनर्जन्म है, खुद के पास वापसी है, बिना किसी प्रयास के, बस प्रकृति के साथ सांस लेकर। और शायद वहीं से जिंदगी फिर से शुरू होती है। निष्कर्ष, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं? सफलता, खुशी, शांति, स्पष्टता, रिश्ते, आजादी। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब कुछ बाहर ढूंढते ढूंढते हम अपने अंदर से दूर हो जाते हैं? जापानी जीवन शैली की ये 8 गहराइयां, इकिगाई, शोशिन, काइजन, गनबारू, गामान, वाबी साबी, हारा हाचिबू और शिनरिन योकू तकनीकें नहीं है, ये आत्मा के स्तर का ज्ञान है। वे हमें सिखाते हैं कि जिंदगी एक दौड़ नहीं है, ये एक धीमी सार्थक यात्रा है, जहां हर कदम पर जागरूकता है, हर मोड़ पर सुंदरता है और हर बाधा में विकास छुपा है। इकिगाई ने हमें जीने की वजह दी, शोशिन ने सिखाया कि हम हमेशा एक छात्र बने रह सकते हैं, काइजन ने दिखाया कि हर दिन एक छोटा सुधार एक बड़ा बदलाव लाता है, गनबारू ने हमें हार न मानने की हिम्मत दी, गामान ने हमें मुस्कान के साथ सहना सिखाया, वाबी साबी ने हमें अपूर्णताओं में सुंदरता खोजना सिखाया, हारा हाचिबू ने आत्मनियंत्रण को आत्म प्रेम कहा और शिनरिन योकू ने हमें फिर से प्रकृति से जोड़ा। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। लेकिन ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको खोई हुई शांति, खोई हुई ताकत और सच्ची खुशी वापस दिलाती है। अब सवाल ये नहीं है क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि क्या आप अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़कर इस नए दृष्टिकोण को अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलेगा, बाहर से नहीं, पहले अंदर से। और जब बदलाव अंदर से आता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन शब्दों ने आपके अंदर कोई हलचल पैदा की है, तो यहीं से शुरू करें, एक छोटे कदम से, एक नए नजरिए से।
याद रखिए, एक असाधारण जिंदगी छोटे सचेत कदमों से शुरू होती है। संक्षेप में, ये किताब हमें इकिगाई से जीवन का मकसद ढूंढना, काइजन से रोज बेहतर बनना और वाबी साबी से अपूर्णताओं को स्वीकार करना सिखाती है, ताकि हम एक शांत, संतुलित और अनुशासित जीवन जी सकें। ये थी अनुशासित जीवन के 8 जापानी नियम किताब की मुख्य सीखें। और भी किताबों के संक्षेप सुनने के लिए जुड़े रहिए बुक हिंदी के साथ।